Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 1 जनवरी 2025 और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. Now I know many of the students, all of the students watching this video are probably giving CLAT 2027 और हम सोचते हैं कि हम कब स्टार्ट करें करंट अफेयर्स का प्रेपरेशन. So we always wait for the best day. Maybe I'll start in the 1st of March or 1st of Jan, right, or 1st of December. So today, since we are doing 1st of Jan, okay, and जितना भी आप करो, अगर आपने पेपर्स देखे हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं क्लैट के या दूसरे कोई एग्जाम के, you know the type of GK questions that come are more competitive. It will make or break your score. तो जैसे भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं नव वर्ष 2026 से, I would urge that each of you continue in a disciplined manner watching the daily news analysis. ठीक है, हम ये अपलोड करते हैं. We also have it live, that is there at 1 o'clock. So be there, watch it, make your notes and revise it regularly. This will really help with your exams. अगर आपने interviews देखे हैं students के जो toppers थे, they also tell the same thing कि daily news analysis really help them in their preparation. So make the most of it. With that being said, let us start with the first article of today. तो पहला article हम देखते हैं. It is with regard to Indian Express article which talks about the judiciary. ठीक है, so we find कि the article emphasizes कि हमने पिछले साल यानी 2025 में कौन से मेजर जुडिशियल चेंजेस देखे थे, ओके, एंड इट इज सेड कि 2026 में कौन से केसेस की सुनवाई होने वाली है. What are the legal aspects that we're going to touch upon in 2026? That also is mentioned in the Indian Express article. All right, so let's start with the Indian judiciary. We're talking about in 2025 what are the things that have been looked after. तो यहाँ पे हम देखते हैं 2025 में यशवंत वर्मा ये हाई कोर्ट के जज रह चुके थे दिल्ली में, राइट, और उनके एक स्टोर हाउस में वी फाइंड दैट 500 नोट्स का एक ढेर मिला था, बर्न्ड नोट्स मिले थे. उनके बाद उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया सो दैट ही डज नॉट इंटरफियर इन द केस दैट इज गोइंग टू दैट वाज इन्वेस्टिगेटेड इन दिल्ली. सो अभी हम देखते हैं कि दिस पर्टिकुलर केस, ओके, एलिगेशन की करप्शन किया है यशवंत वर्मा ने, इसके बारे में हमने देखा था पिछले साल. एंड वी ऑल्सो सॉ अबाउट द हाई कोर्ट के रिमूवल कैसा होता है, जज का रिमूवल कैसा होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, ये सब हमने देखा था. वी ऑल्सो सी दैट अभी तक इनको इम्पीचमेंट और सब नहीं किया गया है, बट वी विल प्रोबेबली सी इन द कमिंग इन दिस पर्टिकुलर ईयर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट विद रिगार्ड टू दिस जज यशवंत वर्मा. इसके अलावा हम देखते हैं एक और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट मोशन फेल हो गया था, जिनका नाम है जस्टिस शेखर यादव. ऑलराइट, इनके अलावा हम देखते हैं द फॉर्मर सीजेआईज ने पोस्ट रिटायरमेंट इंटरव्यूज भी किए हैं. सो इसके बारे में भी हम देखते हैं लास्ट ईयर व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स दैट वर कमिंग इन दिस. स्ट्रे डॉग्स के पर हम देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक directive दिया था that to put them all in the shelter houses. Of course then they retracted, they went back to the case. So यहाँ पे हम देखते हैं stray dog का issue ये भी चल रहा था. Okay, we talk about even the attack on the chief justice, जो former chief justice थे, which was B.R. गवाई, इन पे जूता फेंका था किसी ने. So ये सब incidents हम कहाँ पे देख रहे हैं? Indian judiciary in the past year in 2025. हमने ये भी देखा है कि कोलिजियम सिस्टम. नाउ कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? कोलिजियम सिस्टम इज वेयर एंड हाउ यू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट इस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए वी फाइंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with 4 senior most judges. एंड फॉर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बात होती है. सो यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं along with चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं along with the 2 सीनियर मोस्ट जजेस, राइट.
इसके अलावा हम देखते हैं B.N. नागरत्ना. नाउ इट इज सेड दैट 2027 में शी विल बी प्रोबेबली द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हु इज करंटली द 53rd इन फैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर. तो यहाँ पे B.N. नागरत्ना ने भी यहाँ पे डिसेंट किए थे विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज जिनका नाम है मनुबाई, विपुल मनुबाई पंचोली. पर ये जो डिसेंट उनका है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा नहीं गया था. तो इसके बारे में भी हम देखते हैं. दिस अगेन इज अ प्रॉब्लम इन द सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू द ट्रांसपेरेंसी दैट वी टॉक अबाउट. इनके अलावा हम ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द लीगल क्वेश्चंस दैट वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2026. तो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि रिलीजन. ओके, रिलीजन पे कौन से यहाँ पे केसेस वी विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुनेगी, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द वक्फ एक्ट. तो हमने देखा था एक वक्फ एक्ट जो अमेंड किया गया है पुरानी एक्ट ऑफ 1995 को फॉर द अपकीप ऑफ द वक्फ. ओके, जो एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज गिवन फॉर चैरिटेबल पर्पस और रिलीजियस पर्पस. ओके, तो ये मेनली इस्लाम में किया जाता है इन द नेम ऑफ अल्लाह. ये कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड दिया जाता है फॉर एनी पर्पस, जैसे कि अगर हम मॉस्क बनाएं यहाँ पे या एक स्कूल बनाएं, ओके, मदरसा बनाएं, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज दी जाती है. तो उनको देखने वाला जो है उसका बोलते हैं वक्फ बोर्ड, राइट. तो इसके मेंटेनेंस और सब के लिए गवर्नमेंट हैड ब्रॉट अ न्यू एक्ट कॉल्ड एज द वक्फ एक्ट. बट ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, सो अगेन दिस इज पर्टिकुलरली इन द न्यूज नाउ. इसके अलावा द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, राइट, कि क्या हम कहीं अगर कोई टेम्पल है, कैन वी ब्रेक दैट एंड क्रिएट अ मॉस्क, और देयर इज अ मॉस्क, कैन वी ब्रेक दैट एंड क्रिएट अ चर्च. सो ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो था, ओके, वो सेट है. ठीक है. ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सेप्शन. अगर हम देखें बाबरी मस्जिद की बात करें, अयोध्या टेम्पल की बात करें, दैट वाज देयर, राइट. सो यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के द्वारा 15 अगस्त 1947 में जो भी वो प्लेस था दैट इज गोइंग टू बी फाइनल. यू कैन नॉट ब्रेक दैट एंड क्रिएट अ न्यू प्लेस. इसके अलावा हम देखते हैं द हिजाब बैन दैट वाज इन कर्नाटका, उसको चैलेंज किया गया, तो वो केस इस बार होगा. And the Sabrimala judgment. Now Sabrimala क्या है? Sabrimala is mainly a temple in Kerala, जहाँ पे we find जो women in menstrual age होती हैं, say from 9 years to 50 years, उनको यहाँ पे टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता था इन दिस सबरीमाला टेम्पल. बट सुप्रीम कोर्ट के 2018 जजमेंट के द्वारा हम देखते हैं दैट दे अपहेल्ड द राइट टू इक्वालिटी. और यहाँ पे कहा गया कि नहीं, इवन women of that age group can come in the temple, can enter the temple, can enter the गर्भगृह of the temple, the sanctum sanctorum. ठीक है. तो यहाँ पे ये रिव्यू, अगेन द केस इज स्टिल ऑन, सो यहाँ पे द रिव्यू, दे विल रिव्यू दिस पर्टिकुलर जजमेंट दैट इज इट एन एसेंशियल प्रैक्टिस टू दिस टेम्पल या ये मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दैट इज विद रिगार्ड टू द रिलीजन एस्पेक्ट. अभी हम देखते हैं सिटीजन्स एंड स्टेट. इस एस्पेक्ट में क्या क्या केसेस सुप्रीम कोर्ट 2026 में सुनेंगे. सो यहाँ पे हम देखते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. नाउ व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन? दैट वी हैव सीन स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिहार इलेक्शंस, जहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वोटर बेस है, जो हमारा इलेक्टरल रोल है, इसका क्लीनिंग करेगी. ओके, बिकॉज बहुत सारे डुप्लीकेट नेम्स थे एंड ऑल ऑफ दैट. सो द बेसिक क्लीनिंग ऑफ the electoral rolls that was done by the Election Commission of India. तो इसके बारे में we're going to be having in more detail and for other states as well. Further, यहाँ पे हम देख रहे थे कि आधार was added as a proof of identity in this case. We also see Citizenship Amendment Act of 2019. यहाँ पे कोई किसी ने चैलेंज किया था विद रिगार्ड टू द सिटीजनशिप. ओके, नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? इसमें they had allowed the minority groups. कौन से minority groups है? Minority of only 3 states, that is BAP. Now what is BAP? बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. इनके minority groups क्या है?
इनके माइनॉरिटी ग्रुप्स आर 6 ग्रुप्स, जैसे कि हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, ओके, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज। तो ये छह ग्रुप्स को यहाँ पे दे हैड काइंड ऑफ डाइल्यूटेड, ओके, ताकि वहां पे जो प्रोसिक्यूशन वो फेस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू द मेजॉरिटी रिलीजन, इनको यहाँ पे शेल्टर, रेफ्यूज दिया जाए, ठीक है। सो इनको जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो इजीली मिलेंगे विद रिगार्ड टू द माइनॉरिटी ग्रुप्स, ओके, ऑफ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका भी चैलेंज किया जा रहा है कि यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं हम किसी एक रिलीजन को, तो ये चैलेंज किया गया था, एंड दैट पेंडिंग चैलेंज विल प्रोबेबली सी इन दिस पर्टिकुलर ईयर। वी ऑल्सो सी उमर खालिद। अभी ये उमर खालिद कौन है? उमर खालिद was one of the alleged person in the 2020 दिल्ली राइट्स हो रहे थे। तो दिल्ली राइट कॉन्स्पिरेसी में 2020 में वो जेल में थे, ठीक है। एंड इसमें अभी इनका बेल प्ली की, बिकॉज अगेन ही इट्स अलेज्ड है, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द यूएपीए जिनके अंदर उनको जेल में रखा था। यूएपीए क्या है? यूएपीए इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो आया था इन द ईयर 1967 में, ठीक है। सो सेक्शन 15 ऑफ दैट टॉक्स अबाउट कि अगर तुम्हारा इंटेंट है टू डिसरप्ट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे, आपको जेल में हम करेंगे, एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव सिवियर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर द सेम। तो ये इनका जो प्ली है बेल के लिए, इसके बारे में देखेंगे विद रिगार्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा वी हैव फ्री स्पीच के तरफ। सो फ्री स्पीच वी हैव अभी के सीजेआई है सूर्यकांत, 53rd सीजेआई। तो इन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशंस में यहाँ पे बोला था कि ओरल ऑब्जर्वेशंस या ओरल लिस्टिंग नहीं करेगी, ओके, बेंच के लिए, लाइक इफ यू वांट टू हैव अ पर्टिकुलर केस बिफोर द बेंच, you can't have it orally listed, you need to take prior permission, you have it in written format, and only in urgent basis can this be said or this be done। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इन दिस केस, पहले अलाउड था कि ओरल मेंशनिंग ऑफ केसेस अलाउड था, बट यहाँ पे उन्होंने इसको अपोज किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ओरल ऑब्जर्वेशंस विल नॉट हैपन अनलेस इफ इट इज अर्जेंट। इसके अलावा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे सजेशंस ये भी सुप्रीम कोर्ट देगी विद रिगार्ड टू सोशल मीडिया, एंड वी सी देयर आर स्टेट्स दैट हैव मेड लॉज। ना आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने ऐसे एक लॉ बनाया है कि अंडर 16 इयर्स आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल या अकाउंट नहीं बना सकते हैं। अंडर 16 इयर्स यू विल नॉट बी एलिजिबल। तो विच इज अ कंट्री दैट्स द फर्स्ट टू मेक सच अ लॉ? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर। इसके अलावा हम देखते हैं आधार और पैन का इस्तेमाल फॉर द एज वेरिफिकेशन ऑनलाइन, ये भी हो सकता है प्रपोजल। एंड SIT प्रोब्स, अगेन दिस इज फॉर हेट स्पीच केसेस के लिए कोई स्पेशल यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव टीम होनी चाहिए, तो ये भी सजेशंस सब हम देखेंगे इन दिस ईयर। We also see with regard to the policy and governance issues, तो यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स पिछले साल किए गए थे, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ना ऑनलाइन गेमिंग एक्ट रेगुलेट करते हैं इन द ऑनलाइन गेमिंग स्पेस। तो ये बैन करता है जो भी ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, ओके, जैसे कि रम्मी, ड्रीम 11, जहाँ पे पैसे आपके जा रहे हैं, है ना, जहाँ पे सब सट्टा कर सकते हो, गैम्बल कर सकते हो, तो वो बैन किया था गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। तो इसके जो भी चैलेंजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट अभी करेगी इस साल, एंड वील सी इफ द एक्ट इज अपहेल्ड और नॉट। इसके अलावा द दिल्ली NCR एयर पोल्यूशन, और दिस इज अ ऑनगोइंग एवरी ईयर। ये हम देखते हैं कि दिल्ली में जब विंटर्स मंथ्स आते हैं तो पोल्यूशन या उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो कहते हैं वो बढ़ जाता है, वो सिवियर हो जाता है, फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं, वी सी दैट द फॉग इज वेरी बैड, एक्सीडेंट्स होते हैं, द यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे स्कूल्स नहीं जा पाते हैं बच्चे, दे हैव टू वेयर मास्क। सो यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एवरी ईयर दिस इज द सेम कंडीशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द दिल्ली NCR एयर पोल्यूशन पे क्या प्रोबेबल हम देखेंगे, सजेशंस किए जाएंगे, क्या रूल्स लेके आएंगे, एंड दैट इज द गवर्नेंस इशू दैट वी आर गोइंग टू बी सीइंग इन 2026।
अपार्ट फ्रॉम दैट द अपकमिंग लेजिस्लेशंस जो 2026 में देखेंगे इज द 130th अमेंडमेंट बिल। अभी ये 130th अमेंडमेंट बिल क्या है? सो ये एक बिल है, अभी तक ये पास नहीं हुआ है, जहां पे हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, मान लो सीएम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई यूनियन मिनिस्टर, इनको अगर 30 डेज से ज्यादा जेल में डिटेन किया गया है तो उनका जो पद है, उनका पोस्ट है, वो वेकेंट हो जाएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड द 130th अमेंडमेंट बिल। तो इस पे यहाँ पे चर्चा होगी। वी आर रेजिंग कंसर्न्स अबाउट स्टैंडर्ड्स फॉर मिनिस्टर्स वर्सेस लेजिस्लेचर, बिकॉज ये सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए है, बाकी के एमपीज एंड एमएलएस के लिए नहीं है। सिर्फ अगर तुम मिनिस्टर हो, ओके, तुम्हारा कोई पोस्ट है, एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेस्ट, तो ही आपको यहाँ पे डिटेन किया जाएगा। लेकिन आप अगर एक ऑर्डिनरी मेंबर हो लेजिस्लेचर के, तो आपको यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। सो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। इसके अलावा वी ऑल्सो सी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये फेज वाइज इंप्लीमेंट होगा 2026 में। सो वी आर गोइंग टू सी सम न्यू थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें भी चर्चा होगी। वी ऑल्सो सी कि लास्ट एग्जाम में यानी कि क्लैट 2026 में इसके बारे में क्वेश्चन भी आया गया था। सो यहाँ पे वी सी नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, इस बिल का नंबर क्या है? ओके, व्हाट इज द बिल नंबर? जैसे हमने देखा 130th अमेंडमेंट बिल वाज फॉर द डिटेनिंग ऑफ द मिनिस्टर्स, तो आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, व्हाट इज द बिल, ओके, नंबर ऑफ द वन नेशन वन अमेंडमेंट बिल जो पास हो चुका है। ओके, अभी एग्जामिन करेंगे द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एंड अभी हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन अगर है तो वो कैसा होगा in 2026, right? Let's proceed then to the next article. The next article is with regard to state news. तो अगर आपने ALET पेपर देखा था, you will find that a lot of questions that had come was state related as well. So we need to be on par with the state news as well. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं state news भी cover करूंगी, especially ALET के point of view से these will be important to cover. So यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है जिसने अलाउ किया है, ओके, द लीगलाइजिंग और रेगुलेटिंग कैनबिस कल्टिवेशन। ओके, सो लेट अस सी व्हिच इज द स्टेट। द स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, कैनबिस जैसे कि आप गांजा जैसे सुनते हो, राइट, लाइक वीड। ओके, सो इट इज ऑल विद रिगार्ड टू दिस। सो वी आर गोइंग टू सी हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम मैरिजुआना। वीड से कैसे ये अलग है, ये भी हम देखेंगे। So we talk about a fully developed framework. अगर ये regulate करने allow करेंगे, then the government can earn up to 1000 to 2000 crore. इतना उनका annual growth होगा, ये उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश का? इट इज सुखविंदर सिंह सुखू। ठीक है, तो कैनबिस को हम कहाँ पे ग्रो करते हैं हिमाचल प्रदेश में? हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, इट वॉज इन कुल्लू, मंडी एंड चंबल वैलीज, यहाँ पे ग्रो किया जाता था। ऑफ कोर्स वी नो दैट दैट इज इलीगल नाउ, राइट? सो यहाँ पे लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ने, एंड वी ऑल फाइंड दैट ये जो कैनबिस है अर्लियर इसी का ट्रेड होता था, राइट? इलीगल ट्रेड होता था इनफैक्ट, एंड वी सी दैट people used to misuse that and also get into bad habits, addiction होते थे especially from the youth. So now the policy अगर आएगा, अगर हम legalize करेंगे इसको, it is mainly for what purpose? Not for addiction, okay, not for recreation, it is for medicinal values. So ये pain management के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एप्लीकेशंस या प्रॉपर्टीज भी होती है इस कैनबिस का, तो दैट विल बी यूज्ड एंड दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू रेगुलराइज इट। तो ये जो हेम्प या जो एक एक चीज है कि सोचते हैं कि ये सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं, इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो आइए देखते हैं, ये इंडस्ट्रियल हेम्प की बात करें, हम कैनबिस की बात करें, हाउ इज इट डिफरेंट? ओके, सो कैनबिस या हेम्प की बात करें, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वीड, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैरिजुआना? मैरिजुआना में जो THC होता है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है, व्हेयरएज हेम्प या कैनबिस की बात करें, इट इज वेरी लो THC। नाउ THC क्या होता है? टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है नशे के लिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए। सो दैट इज हायर इन मैरिजुआना and it is lower in hemp.
So they are allowing industrial hemp so that it is going to be used in what? It is going to be used for medicinal purpose. Okay, pain relief के लिए इस्तेमाल होगा. तो hemp को हम कहते हैं cannabis sativa L. Okay, now coming to understand hemp क्या है? Okay, it's a herb. Okay, dioecious है, belonging to what is the cannabis? Of course, this is just for general GK. High fiber, low in THC. This is tetrahydrocannabinol. इसके अलग अलग फायदे. तो अगर हम हेम्प की बात करें, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, कैन बी यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल, उसका जो स्टॉक है, इट इज यूज फॉर बायोफ्यूल, टेक्सटाइल्स के लिए, ऑटो के लिए, अलग अलग फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है. जो उसका स्टेम है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर द बिल्डिंग मटेरियल्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. वेराज उसका जो सीड्स हैं, इट कैन बी यूज्ड इवन फॉर एनिमल फीड. इट इज कैन बी यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, लोशंस में भी इस्तेमाल होता है. सो यू सी that it has wide variety of applications and this is how हिमाचल प्रदेश 1000 से 2000 करोड़ का पैसा कमाएंगे. So this is with regard to Himachal Pradesh. More of one-liners that can be asked you, but general hemp, marijuana इसके बारे में भी पता होना चाहिए. Let's now proceed to the next article. अगला article की बात करें, it is with regard to the 4 labor codes. तो यहाँ पे हमने देखा था 4 labor codes बहुत अच्छी तरह से हमने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी MIT में कवर किया गया था. बट नाउ व्हाई इज इट इन द न्यूज वंस अगेन? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है, इन्होंने पब्लिश की है वापस से द 4 लेबर कोड्स. और ये पब्लिश जो किया गया है डॉक्यूमेंट, ये दिया गया है फॉर पब्लिक फीडबैक. यानी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको ये एक एक प्रोविजन पसंद नहीं है, सो देन ऑफ कोर्स द पब्लिक कैन वॉइस द ओपिनियन. तो दिस इज केप्ट फॉर 45 days to allow comments from the public, from the activist. Okay, यहाँ पे चर्चा के लिए रखा गया है, पब्लिक के फीडबैक के लिए. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्टली अ क्वेश्चन फॉर यू, इंडिया का करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नाउ व्हाई एम आई आस्किंग दीज क्वेश्चंस इज बिकॉज हम देखते हैं हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था विद रिगार्ड टू क्लैट 2026 विद रिगार्ड टू सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, राइट, बिकॉज ऑफ द एयरलाइन क्रैश दैट वी सॉ. तो ऐसे में क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. लेबर कोड्स न्यूज में है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयरफॉर यू नीड टू नो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो क्या है. ड्राफ्ट रूल्स एक बार रिवाइज करते हैं. तो ये 48 वीक वर्क, ठीक है, ये मैंडेट किया है कि एक हफ्ते में कितने घंटे के लिए काम कर सकते हो, 48 आवर्स. ओके, दैट इज द लिमिट दैट इज सेट. एंड अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो देन यू नीड टू बी कॉम्पेंसेटेड adequately. Now let us see the 4 labor codes जल्दी से. The first one is the code of wage. तो यहाँ पे 18 ऐसे रूल्स थे, उसको सब्ज्यूम करके एक सिंगल कोड ऑन वेजेस कहा गया है. So these are like the different you can say laws, जैसे minimum wage act, payment of wages rules. ये सब rules को सब्ज्यूम करके we have only one thing called as the code of wages. Now minimum wage fix किया है. Now what do you mean by minimum wage? This is the bare minimum that you need to get. इससे कम तो नहीं मिल सकता. ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कितना मिलना ही चाहिए? तो वो डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली. तो स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली में दे आर कीपिंग इन माइंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली लाइक हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. ये मिनिमम क्वांटिटी रखते हैं. सो दैट ऑफ कोर्स देयर आर सम फैमिलीज विल हैव मोर देन 2, सम हैव लेस देन 1. तो एक स्टैंडर्ड रखने के लिए दे हैव केप्ट 2 चिल्ड्रन. देन 3 अडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स. ओके, वी टॉक अबाउट कितना कैलोरीज कंज्यूम करती है टू कीप, कितना वेजेस मिलना चाहिए. दे शुड नो कि कितना वो खाने में भी यूज करेंगे, राइट, कितना वो स्पेंड करेंगे. सो दे हैव केप्ट कि 2700 पर डे कंजम्पशन करेंगे. 66, बिकॉज अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट वेजेस, आप पैसे किसके लिए इस्तेमाल करते हो? खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए. तो ये कैलकुलेट करके ही वेज डिसाइड होगा, मिनिमम वेज डिसाइड होगा. तो 66 मीटर्स ऑफ क्लॉथ. रेंट, रहने की बात की जा रही है तो 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी ऑन रेंट. फ्यूल ऑफ कोर्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर आप बस का भी इस्तेमाल करते हो तो उसका भी 20% यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है. विद रिगार्ड टू बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इसका भी वो देख रहे हैं. और कॉन्टिजेंसीज, ऑफ कोर्स वी नो देयर ऑलवेज बी इमरजेंसीज, तो उसका भी यहाँ पे एडिशन होना चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड
what will be the minimum wage. तो आर्टिकल में बताया है कि when we are deciding minimum wage, what are the things you need to account for. तो ये सब things will be accounted for. इसके अलावा हम देखते हैं द वेज फिक्सेशन. जब वेजेस फिक्स भी कर रहे हैं, यू हैव टू चेक विद रिगार्ड टू द जोग्राफिकल एरिया, द स्किल लेवल्स. मतलब हर काम के लिए द वेज विल नॉट बी द सेम, राइट. देयर विल बी सम व्हिच विल बी नॉट स्किल्ड, जैसे कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, राइट, लेबर वर्क की बात करें. whereas there will be some which will require highly skilled, जैसे कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो, आईटी की बात करें, you require a lot of skills. so यहाँ पे depending on the skills, okay, आप wage fix करो. इसके अलावा the experience, if you have been there for a long period of time in that particular field, of course you will be a better asset. of course आपका wage ज़्यादा होना चाहिए. so that all of that will be also accounted for. फिर टेक्निकल कमिटी जो है ये डिसाइड करेगी कि ये स्किल्स, कौन से स्किल्स आएंगे, विच विल बी एन अनस्किल्ड वर्क, विच विल बी अ स्किल्ड वर्क, विच विल बी अ सेमी स्किल्ड वर्क. ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा टेक्निकल कमिटी. एंड फाइनली एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी होगा जो फ्लोर वेजेस रेकमेंड करेगी. नाउ यू विल बी कंफ्यूज कि फ्लोर वेज और मिनिमम वेज में डिफरेंस क्या है. नाउ फ्लोर वेज जो है इट इज मेनली सेंटर डिसाइड करता है, okay, for various states. so center will decide for every state. अभी आप देखोगे कि हर स्टेट जो है इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, रेंट अलग होती है, राइट. सो इफ यू सी सम प्लेस लाइक मुंबई विल हैव मोर, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे रेंट और सब ज्यादा होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हायर, राइट. whereas अगर मैं सेम किसी गांव की बात करूं, राइट, इन दैट केस ऑफ कोर्स यू विल नॉट रिक्वायर मच बिकॉज द रेंट इज वेरी लेस. जो खाने पीने की जो वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो ऑल आर वेरी चीपर. so in that case जो floor wage है that will be different for different places, okay, that will be based on living standards. whereas minimum wage की बात करें, this is a standard basic that you need to get for the job. okay, so minimum is for standard jobs, whereas यहाँ पे living conditions की बात करें then उसको हम floor wage कहते हैं. इसके अलावा we also see with regard to social security, so यहाँ पे 12 rules को replace कर रहे हैं, that is the code of wages. जो पुराने laws हैं that is going to be subsumed. and इसमें हम देखते हैं कि एक board create किया जाएगा called as the National Social Security Board. इसमें unorganized workers के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है. जो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड हैव प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी मिलती है ना, इनका प्रॉपर लिखा गया है सब कुछ. व्हेयरएज अनऑर्गेनाइज्ड आर लाइक डेली वेज वर्कर्स, ठीक है, वो दे आर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करते हैं, तो उनको हम अनऑर्गेनाइज, और इंडिया में सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही ज्यादा है, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट ये बोर्ड जो है ये इंक्लूड करेगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लीडर्स, एसोसिएशंस को इंक्लूड करेगा, तो एम्प्लॉयर्स के तरफ से, एम्प्लॉइज के तरफ से, और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात करें जैसे कि जोमैटो है, स्विगी है, राइट, उबर है. सो दे ऑल्सो इंक्लूड द गिग वर्कर्स, राइट, जो अगेन जो कुछ घंटे के लिए काम करते हैं, दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड पे, हाउ मच यू वर्क दैट मच यू गेट, राइट. तो ये गिग और वर्कर्स को भी ये इंक्लूड करने वाले हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स. यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका 50 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स है, सो यू शुड हैव अ क्रैश फैसिलिटी. ओके, क्रैश फैसिलिटी मतलब बच्चों की देखरेख के लिए, सो दैट मदर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी. तो आप अपने बच्चे अगर 6 साल के अंदर हैं तो दे कैन बी लुक्ड आफ्टर इन दिस क्रैश फैसिलिटी. नाउ दैट इज मैंडेटेड अगर आपका कंपनी 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज रखते हैं. सो दैट इज विद रिगार्ड टू सोशल सिक्योरिटी. इनके अलावा नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन के लिए प्रोविजंस भी है, उनका रिटन कंसेंट कि अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो यू नीड टू हैव देयर रिटन कंसेंट. You need to have safe transportation. रात में वो travel नहीं कर पाएंगे. With regard to how the society is currently that we're living in, we need to ensure that they are dropped home safely or picked up safely. Further, CCTV surveillance होना चाहिए so that they are feeling safe even when at work. Okay. Apart from that, industrial relations code की बात करें, the last code we're talking about, यहाँ पे हम देखते हैं they are
ओल्डर लॉज जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 57 का, 46 का, ये सब रिप्लेस करके वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो ये प्रोसीजर इंक्लूड करता है कि ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन फंक्शनिंग कैसा होना चाहिए, दैट टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। यहाँ पे दे विल हैव अ सीक्रेट बैलेट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। वर्कर्स को यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाएगा कि आर यू अ परमानेंट एम्प्लॉय, अ टेम्पररी एम्प्लॉय, ओके, अ कैजुअल वर्कर, प्रोबेशनरी, बदली, बदली मीन सब्स्टिट्यूट, कि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी को एज अ परमानेंट, फ्रॉम अ परमानेंट एम्प्लॉय को आप अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फॉर शॉर्ट पीरियड, उसको बदली कहते हैं। और फॉर अ फिक्स टर्म में 2 या 3 इयर्स के लिए आप इस टेन्योर के लिए काम करते हो, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब जो है इसको डेफिनेशन दिया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में। So that is with regard to the labor codes. Let's proceed to the next article. अगला article exercise की बात करें, military exercise. Now again a very probable question that comes in ALET and other exams, which is कि exercise और कौन से दो countries ये कर रहे हैं. So here we have desert cyclone. एंड ये कौन से दो कंट्रीज है, इंडिया एंड यूएई। ये रिसेंटली हुआ था समाप्त अबू धाबी में, दिसंबर 18 से 30 था ये। एंड ये आर्मी, दोनों कंट्रीज के आर्मीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एंड व्हाई डू दे पार्टिसिपेट इसीलिए करते हैं ताकि जो स्किल्स हैं वो बढ़े, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो, एंड ऑफ कोर्स रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज इंप्रूव हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया और यूएई के बीच में, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे मालदीव्स के रिक्वेस्ट, ओके, मालदीव्स ने रिक्वेस्ट किया है। मालदीव्स वी नो इज एन आइलैंड नेबर ऑफ इंडिया, और उन्होंने पूछा है कि आप प्लीज हमको असिस्ट करो इन मैनेजमेंट ऑफ एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है उनका, हनीमदो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो किस एजेंसी को पूछा है, इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस एजेंसी को पूछा है कि आप असिस्टेंस दे दो, और इंडिया असिस्टेंस दे भी दे रही है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम याद रखते हैं। हु इज द मालदीवियन प्रेसिडेंट या मोहम्मद मुइजू, ठीक है। द प्रपोजल इन्वॉल्व्स कि हम जो इंडियन कंपनीज हैं ये भी इनकॉर्पोरेट करें, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट करें विद द मालदीवियन एयरपोर्ट्स एजेंसीज। हम देखते हैं AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज क्वाइट केपेबल बिकॉज इंडिया में अराउंड मोर देन 113 एयरपोर्ट्स है, और वो मैनेज कर रही हैं थ्रू PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमने ऑल्सो मालदीव्स को मदद की है रीडेवलपमेंट ऑफ देयर एयरपोर्ट्स, उनको पैसे देके $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। दिस इज मेनली अ लोन विद अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, और कौन से बैंक के थ्रू, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और इस अपग्रेडेशन में क्या क्या होगा, इस अपग्रेडेशन में रनवे उनका थोड़ा और भी लंबा करेंगे, टर्मिनल्स बनाएंगे, ऑल ऑफ दैट, कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे, ज्यादा फ्लाइट्स इंश्योर करेंगे। सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ मालदीव्स। यहाँ पे हम देखते हैं अर्लियर GMR को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एयरपोर्ट के लिए, बट वो बंद हो गया था। ओके, दैट्स लाइक 10-15 years ago, एंड नाउ फाइनली हम देखते हैं कि वापस से हम रिवाइटलाइज कर रहे हैं रिलेशंस विद मालदीव्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली इज मालदीव्स। तो हम मैप रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो याद रखना यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के 2 वाटर नेबर्स हैं, एक तो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इंडिया के लैंड में कितने नेबर्स हैं, लैंड के कितने नेबर्स हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मालदीव्स का जो कैपिटल है इसका नाम क्या है, मले। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस्ड मोहम्मद मुइजू इनके प्रेसिडेंट है, राइट। एंड अगर हम देखें मालदीव्स, इनका जो करेंसी है इसको रुफिया कहते हैं, इनका जो लैंग्वेज है इनको हम दिवेही कहते हैं। Divehi is the language and Rupia is the Maldivian rupees. Okay, Maldivian Rupia. तो ये था। Okay, one more question for you. With regard to Maldives and India, उनको एक line divide करता है. You can see this line. It divides basically Maldives and Lakshadweep Islands. Okay, Lakshadweep Islands और Maldives को कौन सा line divide करता है? What is the degree channel? Dash degree channel.
ये आपको अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ज्योग्राफी में आपने किया होगा, मैंने पहले भी बताया है. लेट्स सी इफ यू रिमेंबर दैट, राइट? लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे. और लास्ट आर्टिकल है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के. सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो हम ये बॉडीज भी देखेंगे, कुछ ऐसे सीबीआई, ईडी, बहुत सारे ऐसे constitutional bodies as statutory bodies hai. So we'll have to know about these bodies. So we're going to be doing, you know, one body at a time in these few months. Okay, so let's study about ED today. ED news में है, बहुत बात news में भी आता है. Now why was it news? Because उन्होंने seize किया है 5 करोड़ cash, 8 करोड़ you know jewelry और 35 crores property, okay, in with regard to a loan settlement की तरफ. Now let us see what is ED. ईडी जो है ये एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है फॉर इकोनॉमिक क्राइम्स. अगर आपने कुछ गफले किए हैं, ठीक है, सो यू नो विद रिगार्ड टू नीरव मोदी, विजय माल्या, राइट, इन दैट केस कौन छानबीन करती है? इट इज द ईडी दैट डज इट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, एंड इट इज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ इकोनॉमिक लॉज या फाइनेंशियल क्राइम्स, जो गफले और स्कैम्स को स्टॉप करने में ये बॉडी काम करती है. इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज एनफोर्समेंट यूनिट. पर 1956-7 में इसका नेम चेंज हो गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का. सो 56 में ओरिजिनली वो फॉर्म हुआ था एज एनफोर्समेंट यूनिट, 1957 में नेम चेंज हुआ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. यहाँ पे हम देखते हैं कौन से लॉज के अंदर ये काम करती है. सो वी हैव द PMLA, which is the Prevention of Money Laundering Act 2002. Foreign exchange, okay, so with regard to trade with other countries as well. यहाँ पे भी हम देखते हैं 1999 Act. Then fugitive economic offenders, बेनामी, यानी आप टैक्स नहीं भर रहे हो और उसको आउटसोर्स कर रहे हो कहाँ पे, या टैक्स एविएशन कर रहे हो, ओके, इन दैट केस इस एक्ट अप्लाई करता है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट. ओके, विदाउट एनी नेम आपने कहीं भी ट्रांजैक्शन किया है, कोई अकाउंट किया है, क्योंकि आपको टैक्स नहीं भरना, तो इसमें भी आप देखते हो कि ये एक फ्रॉड है. नाउ व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ इट? मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि आप जो प्रोसेस है जहां पे आप ब्लैक मनी को व्हाइट, लॉन्ड्री का मतलब क्या है? ओके, साफ करना, गंदे कपड़े अच्छे करना, क्लीन करना. तो वही जो अनअकाउंटेड करप्शन वाला पैसा है, अगर आप ट्रांसफर करते हो, बनाते हो उसको व्हाइट मनी, आप ऐसे गफला करके देखते हो कि ये सही पैसे से कमाया है मैंने, तो ये जो है हम देखते हैं, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, व्हिच इज बैड थिंग, राइट? बिकॉज आपने जो पैसा कमाया है वाज नॉट अ गुड सोर्स, वाज नॉट अ राइट थिंग. ओके, आपने इलीगल कुछ चीज की है और उसको आपने वाइट बताया है, तो ये गलत है और ये इन्वेस्टिगेशन करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. फिर अटैचमेंट सीजर, अगर कोई यू नो इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रोसीड्स है ऑफ क्राइम के, कोई आपने गाड़ी खरीदी है उस गलत चीज करके, या कोई घर बनाया है, तो वो सब सीज करने का पावर ईडी को मिलता है. इसके अलावा प्रोसिक्यूट करने का पावर मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस की इन्वेस्टिगेशंस करने का पावर मिलता है, एंड एक्शन अगेंस्ट कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अपस्कॉन्ड है, मतलब गफला करके स्कैम करके भाग गया है, तो इसके कारण जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो इनिशिएट एक्शंस करता है ईडी. पावर्स क्या है? इट विल समन द इंडिविजुअल्स, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, कंडक्ट सर्चेस, पावर टू अटैच प्रॉपर्टीज, ओके, कि किसका कितना प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने देखा 5 करोड़ कैश, 35 करोड़ इन प्रॉपर्टीज, तो ये सब जो है ईडी करता है. अरेस्टिंग द पीपल, ओके, अक्यूज्ड पर्सन्स, and to conduct investigations. तो ये सब काम करता है ED, and that is all with regard to our today's discussion of the 1st January. I hope you've understood everything. Don't forget to answer the questions that I've asked you in this particular video. Thank you so much for watching.